अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ़ यू, वेलकम टू मैच्योर माइंड्स। मैच्योर माइंड्स में यार आज हम बात करने वाले हैं दो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट मुद्दों के बारे में। द फर्स्ट थिंग इज़ जो ईरानियन सदर का दौरा था पाकिस्तान में, उसके हवाले से थोड़ी सी बात करेंगे जो कि अब श्रीलंका जा चुके हैं। एंड जो दूसरा जो हमारा होगा डिस्कशन का पॉइंट, दैट इज़ गोइंग टू बी इलेक्शंस जो इंडिया में हो रहे हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे कि आखिर वहाँ पे क्या सिचुएशन है रिगार्डिंग मुस्लिम्स एंड रिगार्डिंग द लोकल इलेक्शंस, और इसका पाकिस्तान पे ऑब्वियसली बहुत गहरा असर होने वाला है। इस वजह से हम इस बारे में ज़रूर बात करेंगे। अच्छा, पहले हम बात कर रहे थे ईरानियन प्रेसिडेंट के बारे में। तो आपको पता है ईरानियन प्रेसिडेंट अभी आज ही 3 रोज़ा अपना दौरा मुकम्मल करके पाकिस्तान से जा चुके हैं श्रीलंका में। तो इस दौरा में डिटेल्स में तो हम नहीं जाएंगे कि आखिर क्या बातें हुई, लेकिन वी विल टॉक अबाउट कि इसके इम्पैक्ट्स क्या हैं, इसके जियोपॉलिटिकल इम्पैक्ट्स क्या होने वाले हैं। तो बेसिकली 3 ममालिक हैं जिनको ना ये दौरे ने बड़ा तंग किया है। पहला इसराइल है, सेकंड वन इज़ इंडिया एंड थर्ड इज़ यूएसए। अब अगर आप इसराइल की बात करें तो इसराइल में तो जो ये तो मिनट्स ऑफ मीटिंग थे, इसमें तो डायरेक्टली इसराइल के हवाले से दोनों ममालिक ने इसराइल की वॉर को कंडेम किया। दिस इज़ समथिंग, ये उस टाइम पे आ रहा है जब ईरान और इसराइल के तल्लुकात जो है ना, तल्लुकात से मुराद है कि दोनों में दरमियान जंग छिड़ी हुई है। आपको पता है 13-14 जो अप्रैल की रात थी, तब ईरान ने हमला कर दिया था। 1 अप्रैल की रात को इसराइल ने हमला किया था ईरान पे, और फिर उसके बाद 17 को इसराइल ने दोबारा हमला किया था ईरान पे। तो अभी तक तो ईरान की तरफ से कोई एग्रेसिव स्टांस नहीं आया बिकॉज ऑफ सेवरल रीजन ऑब्वियसली। लेकिन अब ये जो दौरा है ना, दिस इज़ गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट। इस वजह से ये है कि पाकिस्तान एज अ मिलिट्री माइट, पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी आप जितनी मर्जी कह लें कि ये अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ यूएस फॉरेन पॉलिसी है, बट स्टिल पाकिस्तान की अगर इंडिविजुअल कैपेसिटी में बात करें तो यहाँ पे डाइवर्सिटी बहुत है। यहाँ की जो पब्लिक है ना, दे हैव अ इमेंस कंट्रोल ओवर देयर गवर्नमेंट। अगर यहाँ पे सेंटिमेंटल जो चार्ज है उसको एग्जैजरेट कर दिया जाए तो जो गवर्नमेंट है उसको स्टेप लेना पड़ जाएगा ओवर द टेबल जाके। अब यहाँ पे इसी चीज़ को यूएस ने भी ऑब्ज़र्व किया है, इस चीज़ को इसराइल ने भी ऑब्ज़र्व किया है, इस चीज़ को इंडिया ने भी ऑब्ज़र्व किया। दिस इज़ समथिंग सीरियस नोट। अब इसके रिटेलिएशन में, अब इसराइल को आपको पता है, इसराइल तो यूएस का जो है वो इलीजिटिमेट बच्चा है, नाजायज़ औलाद है यूएस की। अब यहाँ पे इसके कॉन्सिक्वेंसेस में जो यूएस है उसने क्या किया है, उसने जनाब ये कर दिया कि पाकिस्तान पर ना एक, आप कह लें, वार्निंग जारी कर दी है कि कोई भी मुल्क जो है ना वो ईरान के साथ जो भी तल्लुकात बहाल करेगा या कोई भी किसी किस्म की ट्रेड करेगा जो कि पाकिस्तान ने इस दौरे में कोशिश किया कि उसको रिन्यू किया जाए, तो उसमें कोई भी ट्रेड करेगा तो यूएस ने कहा जी कि हम लोग उस पर सैंक्शन लगाएंगे। अब यहाँ पे मसला क्या है, यहाँ पे मसला ये है कि जो यूएस है ना उसको ख़तरा ये है कि अगर पाकिस्तान मैदान में आता है, अब देखें पाकिस्तान जो है ना डायरेक्टली इसराइल पे हमला नहीं कर सकता, क्योंकि पाकिस्तान और इसराइल की आपस में जो है ना डिस्टेंस, वो तकरीबन 4500 से लेके तकरीबन 4800 किलोमीटर्स तक है। पाकिस्तान के पास ऐसे लॉन्ग रेंज मिसाइल्स नहीं है जो कि इसराइल पर हमला कर सकें, लेकिन पाकिस्तान अपनी डेडली वेपन्स जो है ना वो अगर ईरान के साथ शेयर करता है तो ईरान डायरेक्टली इसराइल पर हमला कर सकता है, एंड दिस कैन कॉस्ट वेरी मच टू इसराइल। अब यहाँ पे ऑब्वियसली ओपन शेयरिंग तो नहीं होगी, लेकिन अंडर अ टेबल अगर शेयरिंग होती है तो ये बड़े मसाइल हैं। ये जो दौरा है, दिस कैन बी अ मूट पॉइंट इन दिस सिनेरियो कि अभी फ़िलहाल में पाकिस्तान और ईरान के तल्लुकात अच्छे नहीं जा रहे, तो दोनों ममालिक अगर अच्छे तल्लुकात कायम कर लेते हैं तो दिस कैन बी अ थ्रेट टू इसराइल एज वेल एज़ फॉर यूएसए। अब अगर आप देखें तो जिस दिन ईरान के सदर ने पाकिस्तान पे आना था ना दौरे में, उसी दिन यूएस ने पाकिस्तान की जो 3 सप्लायर कंपनीज थी, 4 सप्लायर कंपनीज थी, 3 का तल्लुक चाइना से था और 1 का तल्लुक था बेलारूस यूरोप से। ये ऊपर है बेलारूस, इधर ये ऊपर है। अच्छा, अब इनको क्या किया है इस इल्ज़ाम में कि ये लोग पाकिस्तान के जो मिसाइल प्रोग्राम है ना उसमें पार्ट्स जो है वो प्रोवाइड कर रहे हैं, इस वजह से इन पर पाबंदी लगाई जाती है। अब पाबंदी में क्या है जी, उन 3 कंपनीज़ के जो यूएस में एसेट है उनको भी सीज़ कर दिया गया।
उन 3 कंपनीज़ की अगर किसी किस्म का कोई भी बिज़नेस चल रहा था यूएस में, उसको भी सीज़ कर दिया गया। यूएस के जो अलायंस पार्टनर जैसे यूरोप है, यहाँ पे इन 3 कंपनीज़ के या 4 कंपनीज़ के जो शेयर्स थे उनको सीज़ कर दिया गया। तो ये वो फर्स्ट इनिशियल एंगेजमेंट थी यूएस की पाकिस्तान के साथ ईरानियन सदर के दौरे के जस्ट स्टार्ट होते ही। जब ख़त्म हुआ दौरा तो अमेरिका ने फॉर्मली भी एक अनाउंसमेंट कर दिया कि कोई भी मुल्क, पाकिस्तान को स्पेसिफिकली मेंशन नहीं किया, लेकिन यहाँ पे बड़ी ऑब्वियस ही बात है कि पाकिस्तान ही है जो कि ईरान के साथ तल्लुकात बढ़ाना की भी कोशिश कर रहा है। तो ईरान के साथ तल्लुकात बढ़ाते बढ़ाते यूएस ने एक वार्निंग दे दी है पाकिस्तान को कि अगर पाकिस्तान ने कोई भी स्टेप आगे फॉरवर्ड किया टुवर्ड्स द फ्रेंडशिप विद ईरान तो पाकिस्तान विल हैव टू फेस सीवियर कॉन्सिक्वेंसेस। तो ये एक मसला था। अच्छा, अब इस दौरे में 2 ममालिक तो कवर हो गए, अपना यूएस और इसराइल। तो अब इंडिया का इसमें क्या ताल्लुक है? अब इंडिया और ईरान जो है ना, आपको पता है वो क्लोज रिलेशन में है कंपैरेटिव टू पाकिस्तान। अब पाकिस्तान का जो मेन इशू है वो 2 इशू है, एक तो कश्मीर इशू है और दूसरा फ़लस्तीन का इशू है। फ़लस्तीन पे तो दोनों कंसेंसस में है, लेकिन कश्मीर इशू में मसला ये होता है कि ईरान जो होता है ना वो मोस्ट ऑफ द टाइम न्यूट्रल हो जाता है। बट दिस टाइम जो कि मिनट्स ऑफ द मीटिंग था, जो जॉइंट कॉन्फ्रेंस की जो आउटकम थी, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस पे इनका जो रिवीलिंग्स थी, वहाँ पे कश्मीर का एजेंडा डिस्कस था। वहाँ पे 2 के ये चीज़ थी कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर जो शहबाज शरीफ साहब थे उन्होंने ही डिस्कस किया था कश्मीर इशू को, लेकिन एटलीस्ट दिस वाज अ हाई लेवल डेलीगेट मीटिंग जहाँ पे बिजनेसमैन भी थे, यहाँ पे पर्सनल फैमिली थी, प्रेसिडेंट खुद थे ईरान के। तो दिस वाज समथिंग। और फिर क्लर्जी भी साथ थी। तो जो प्रेसिडेंट थे वो अल्लामा इकबाल के मज़ार पर भी गए, कायद-ए-आज़म के मज़ार पर भी गए। तो यहाँ पे अगर कश्मीर का मुद्दा इस टाइम पे उठाया तो दिस इज़ समथिंग कि वहाँ पे ईरान भी अपना कॉन्सेंसस शो कर रहा है। उसकी रीज़न बड़ी ऑब्वियस ही है कि ईरान को पता चल गया है कि अभी जो इंडिया में अल्ट्रा कंजर्वेटिव जो गवर्नमेंट है ना, इट कैन नॉट बेनिफिट ईरान इन एनी फेस। बिसाइड्स दैट पाकिस्तान, चाइना, ईरान और रशिया का एक अलहदा ब्लॉक बन रहा है। तो यहाँ पे ईरान और पाकिस्तान को बड़ी ज़रूरत है एक दूसरे की। ईरान को ज़रूरत है पाकिस्तान की इन टर्म्स ऑफ ट्रेड, पाकिस्तान को ईरान की डिप्लोमेटिक बड़ी ज़रूरत है, क्योंकि वहाँ पे जो ब्रिक्स प्लस जो था, ब्रिक्स प्लस, उसमें पाकिस्तान की एंट्री के लिए ईरान कैन बी अ पाइवोटल पॉइंट। ये जो यहाँ पे ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, साउथ एशिया, ये जो ममालिक है ना, उनकी ये बेसिकली ना अपना एक ऑर्गेनाइजेशन है ब्रिक्स, तो उसमें पाकिस्तान जो है वो भी शामिल होना चाहता है। इस यानी कि पाकिस्तान हैज़ अ एम्बिशन टू जॉइन दिस। तो यहाँ पे पाकिस्तान को ईरान जो है ना वो एड कर सकता है, क्योंकि ईरान इस साल ही ब्रिक्स का मेंबर बना है फुल फ्लेज में। तो यहाँ पे चाइना, रशिया, ईरान जितने ज़्यादा ऑब्वियसली लोग होंगे पाकिस्तान के हक़ में, तो उतने ही ज़्यादा पाकिस्तान को फेवर मिलेगा। अच्छा, अब हम बात कर लेते हैं दूसरा जो हमारा एजेंडा था आज की टॉक का, दैट वाज इंडिया में जो इलेक्शन हो रहे हैं। ज़्यादा बात नहीं करेंगे इस बारे में, थोड़े से बात करते हैं। इंडिया में आपको पता है पहला जो इलेक्शन था वो 19 अप्रैल को हुआ था। दूसरा जो फेज़ है इलेक्शन का, 7 फेजेज़ में इलेक्शन होता है बेसिकली। पहला 19 को शुरू हुआ था, दूसरा अब 26 अप्रैल यानी कि कल, आज 25 है तो कल के डेट में इसने स्टार्ट हो जाना। अब यहाँ पे जो कंजर्वेटिव गवर्नमेंट है, यहाँ पे बेसिकली 2 किस्म की गवर्नमेंट्स आ गई हैं। एक तो कंजर्वेटिव गवर्नमेंट जो कि बीजेपी की गवर्नमेंट है, ठीक है। एक अपोजिशन है जहाँ पे कांग्रेस है या इंडिया अलायंस जिसे कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ये दोनों ही बेसिकली नॉन मुस्लिम्स हैं। तो मुस्लिम का जो यहाँ पे लोकल मुस्लिम जो इतनी बड़ी तादाद में तकरीबन 20 करोड़ बल्कि 30 करोड़ पाकिस्तान से ज़्यादा है, अब वो किस साइड पे जाए, वो बीजेपी की साइड पे जाए या कांग्रेस की साइड पे जाए, क्योंकि दोनों तो गैर मुस्लिम हैं। इस दफ़ा अच्छा काम ये हुआ कि मुस्लिम जो है ना वो पॉलिटिक्स में उतने एक्टिव नज़र नहीं आ रहे। आपको पता होगा 2014 में जो बीजेपी कंजर्वेटिव जमात थी उसने मुसलमानों को इस्तेमाल यानी कि एंटी मुस्लिम सेंटिमेंट्स को इस्तेमाल करते हुए गवर्नमेंट में आई। फिर 2019 में रिपीट किया यही चीज़ और पाकिस्तान और इस्लाम को डीफेम करते हुए जो हिंदू वहाँ पे हिंदुत्व आइडियालॉजी थी उसको बड़ा उभारा और उसके बेसिस पे इलेक्शन जीते। बट 2024 आते आते लोकल जो बंदा है ना वहाँ पे वो समझ चुका है कि यहाँ पे मुस्लिम मसाइल हैं। अब यहाँ पे जो मुस्लिम थे ना वो बड़े न्यूट्रल रहे हैं इस दफ़ा।
अब ये न्यूट्रल रहने की वजह से अब इस दफ़ा वहाँ पे एलिगेशन कोई नहीं लग रहे, एंटी मुस्लिम हेट्रेड प्रमोट नहीं हो रही, जिस वजह से बीजेपी को नुकसान हो रहा है। एंड मुस्लिम्स के लिए फ़ायदा ये है कि मुसलमान चाहे बीजेपी की तरफ जाएँ चाहे कांग्रेस की तरफ जाएँ, वहाँ पे एजेंडा तो दोनों ही नॉन मुस्लिम्स हैं। तो मुस्लिम्स आर वाचिंग के कौन सा हमें बेटर ऑफ़र देता है, कौन हमें ज़्यादा सोशो इकनॉमिक और सोशो पॉलिटिकल जो सिनेरियोज़ हैं मुसलमानों के, उनको बेहतर तरीके से डील करता है। तो ये बड़ी एक आला या अच्छी चीज़ हुई है इस दफ़ा इंडिया के मुसलमानों के साथ। एटलीस्ट जो एग्रीवेटेड इस्लामोफोबिक जो कंटेंट था, एग्रीवेटेड इस्लामोफोबिक जो सेंटिमेंट था इन होल इंडिया, वो अब थोड़ा सा डाउनवर्ड ट्रैजेक्टरी की तरफ है। लेकिन अब ये जब गवर्नमेंट आएगी ना, तब पता चल रहा है अब यहाँ पे कौन सी पार्टी आती है, बीजेपी आती है या कांग्रेस आती है। तो ये पाकिस्तान के साथ जो तल्लुकात है ना, उसको भी इम्पेक्ट करेगा। हिस्ट्री में पाकिस्तान और इंडिया ने जब भी अपना क्या कहते हैं इसकी नेगोशिएशंस की या अपने फ्रेंडशिप की बात की है, तो वो बीजेपी की गवर्नमेंट में ही की है। इवन 2016 में पर अगर आपको याद होगा तो नवाज शरीफ साहब को मोदी जो इनका गवर्नमेंट का हेड था, प्राइम मिनिस्टर था, वो मिलने भी आया हुआ था। नवाज शरीफ साहब का आई गेस जन्मदिन था उस दिन। तो इसके अलावा वाजपेयी साहब का आपको याद होगा लाहौर डिक्लेरेशन या जो था अपना पाकिस्तान पे वो आए थे। उससे पहले अगर आप उससे पीछे जाएं तो वहाँ पे भी वो उनका एक था मुरारजी देसाई थे शायद, वो थे उनके पीएम। तो ये वो सारे यानी कि कहने का मतलब है, जबकि कांग्रेस जो है ना वो बड़ी डिप्लोमेटिक खेलती रही है हमेशा पाकिस्तान और इंडिया के रिलेशंस को। अब ये जो सिनेरियो आने वाला ना आने वाले इलेक्शन में, तो उसमें देखते हैं कांग्रेस अगर आती है गवर्नमेंट में तो क्या सिनेरियो बनता है, और बीजेपी आती है तो क्या सिनेरियो बनता है। अब मैं इलेक्शंस का थोड़ा सा अगर आपको सिनेरियो बता दूं, वहाँ पे इलेक्शन किस तरह सिचुएशन क्या है। तो इलेक्शंस वहाँ पे इस दफ़ा पहले तो बड़ा स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट था बीजेपी का कि बीजेपी जीतेगी, लेकिन जब ये फर्स्ट फेज़ ऑफ इलेक्शन हुआ है तो वहाँ पे लोगों ने रियलाइज़ किया है कि बीजेपी को उतनी ज़्यादा पजीराई या उतने ज़्यादा वोटर शेयर नहीं मिला जितना मिलना चाहिए था। और बीजेपी की इस दफ़ा जो कैंपेन थी ना, वो भी फ्लॉप हो गई है इस दफ़ा, क्योंकि मैंने आपको बताया कि जो एंटी मुस्लिम हेट्रेड है ना, वो बेसिकली डाउनवर्ड चला गया, वो मुसलमानों के थोड़ा सा इस वक्त क्लोज में आ गया। अब यहाँ पे जो बीजेपी की अपना एजेंडा था वो जब फेल हो गया, तो वहाँ पे लेवरेज मिला इंडिया अलायंस को। इंडिया अलायंस में बेसिकली 38 जमातें हैं, 38 यानी कि पार्टीज़ हैं। इसमें ये इंडिया अलायंस अपोजिशन का सारा जो ग्रुप है ना, इसमें आपका इंडियन नेशनल डेमोक्रेटिक इंक्लूसिव अलायंस, तो ये उसका फुल फॉर्म है। तो ये जो अलायंस है ना, इसमें इसको लीड करी है कांग्रेस पार्टी। तो यहाँ पे ज़्यादा जो है, यहाँ पे जो चांसेस वो ये है कि जो बीजेपी की गवर्नमेंट है ना, उसको मिल सकते हैं तकरीबन 240 के करीब सीट्स, और जो रिमेनिंग है कांग्रेस, उसको तकरीबन 200 से 210 के करीब मिल सकते हैं सीट्स। और जो रिमेनिंग शेयर रहने वाला है, यानी कि तकरीबन 100 सीटें फिर भी बच जाती हैं, वो कुछ एलोकेशन में चले जाएंगे और कुछ जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स होते हैं उनमें चले जाएंगी। अब यहाँ पे ये जो सिनेरियो है ना, इसमें अगर तो बनानी है ना गवर्नमेंट किसी भी पार्टी ने, तो उसको मिनिमम 270 सीट्स चाहिए होती हैं इंडियन पार्लियामेंट के लिहाज से, यानी कि आउट ऑफ 540 आई गेस 545 के करीब है इनके जो है, 546 से शायद, तो उसमें से 270 इनको रिक्वायर्ड होती हैं फॉर मेकिंग अ गवर्नमेंट। तो अब यहाँ पे जो मेजॉरिटी पार्टी होगी वो गवर्नमेंट बनाएगी, लेकिन अभी की सिनेरियो में कोई भी मेजॉरिटी पार्टी लग नहीं रही। लेट्स सी, अभी 4 जून को आपको मैंने बताया कि जी 7 फेजेस में इनका होता है। जस्ट अ सेकंड, 7 फेजेस में इनका इलेक्शन होता है। 19 अप्रैल को शुरू हुआ था, और जो लास्ट फेज़ होना है वो 1 जून या 1 जून को होना है, और जो उसका रिज़ल्ट आना है ना, वो आना है 4 जून को। तो 4 जून को पता चलेगा कि क्या यहाँ पे चीज़ें चल रही हैं या और कौन जीता है कौन हारा है। तो वहाँ तब हम फिर इसको डिटेल से डिस्कस करेंगे इस पूरे सिनेरियो को। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, कल मिलते हैं इंशाल्लाह ताला। कीप वॉचिंग, डेली हम अपनी वीडियोस अपलोड कर रहे हैं आजकल, तो कीप वॉचिंग।